हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है भारत, जलवायु और वनस्पति वन्य प्राणी। वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये हमारा लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 का। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी। चलिए शुरू करते हैं। भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती रहती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों बाद मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दोनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रमुख मौसम कब कब होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम यानी सर्दी होती है। मार्च से मई तक गर्म मौसम यानी गर्मी होती है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मानसून कहा जाता है। इसे शरद माना जाता है। तो अब चलिए देखते हैं आगे। तो ये शीत ऋतु के बारे में देखते हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जब सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं तो उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, जिसकी वजह से शीत ऋतु आती है। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे हम लू कहते हैं। ये खेल दिया गया है, आओ खेलें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा, ये जलवायु जो है एक लंबी प्रक्रिया है। मौसम जो होता है, मौसम हर पल क्षण बदलता रहता है, लेकिन जलवायु के साथ ऐसा नहीं है। जलवायु कई वर्षों बाद बदलती है। आगे देखते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है।
भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अच्छी फसल भारत में मानसूनी वर्षा की ही वजह से होती है। आगे देखते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। जैसे जलवायु के बारे में हमें जानना है तो वहाँ की स्थिति क्या है, ऊंचाई क्या है, समुद्र से दूरी क्या है, उच्चावच क्या है, सब चीज़ों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास तथा कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व के सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति की। प्राकृतिक वनस्पति, हम चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल, झाड़ियाँ तथा घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? ये क्वेश्चन कभी कभी मन में आता है कि अलग क्यों है एक दूसरे से। तो चलिए देखते हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है, जैसे पौधे सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं, इसका मेन रीज़न होता है जलवायु, वहाँ की जलवायु पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं 5 वनस्पतियों का 5 विभाजन भारत में। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा कटीली झाड़ियाँ, चौथा पर्वतीय वन, पांचवा मैंग्रोव वन। तो अब बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में तथा पश्चिमी घाट की सक्रिय पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबनी, रोजवुड हैं। अब आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्या होते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वर्षा वन कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें पूछ सकता है
किस किस राज्य में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं? अब आगे देखते हैं कटीली झाड़ियाँ। इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के शुष्क भाग में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष हैं जैसे कैक्टस हो गया, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है कटीली झाड़ियाँ। जैसे जहाँ वर्षा कम होती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। अब आगे देखते हैं पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति क्या होते हैं? पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आ जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर तक की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार हैं। मैंग्रोव वन, आगे बात करते हैं मैंग्रोव वन की। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति। इस प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदर वन पड़ा है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? तो देखते हैं हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिन्हें हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। वन जो है वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। जैसे जीव जंतु हो गए जो रहते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से जो वन हमारे लिए उपयोगी होते हैं, कैसे होते हैं यहाँ बताया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे वन से हमें शहद मिलता है। मधुमक्खियाँ छत्ता लगाती हैं इस पर, तो हमें शहद मिलता है। फ्रूट मिलते हैं, फल मिलते हैं, गोंद एवं लाख मिलते हैं वनों से, जिसे हम चिपकाते हैं, अपनी किताब हो गई। उसके बाद वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास होता है। इसमें जैसे पक्षियाँ घोंसले में अंडे देती हैं, बच्चे होते हैं इनके, हिरण रहता है। उसके बाद इमारती लकड़ी, जैसे कुछ बहुत अच्छी किस्म की लकड़ी होती है, वो वनों से प्राप्त होती है। रबड़ मिलता है हमें। उसके बाद ये मिट्टी को बांध के रखता है। उसके बाद फर्नीचर की चीज़ें मिलती हैं, खेल का सामान, ईंधन, चारा, रहने के लिए छप्पर। उसके बाद दवाइयाँ मिलती हैं। तो वन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। बाकी आसपास के लोगों को बताना चाहिए कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं,
उन्हें काटने से रोकना चाहिए। अगर पेड़ काट भी रहे हैं तो उसकी जगह पे नए पेड़ लगाएं, एक की जगह 2-3 लगाएं। बात करते हैं वन्य प्राणी की। अब वन्य प्राणी वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल आधारित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? यहाँ पे पूछा गया है, तो उसके बाद आप अपने किताब में बनाइएगा। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम अक्टूबर के सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अब हम आगे बात करते हैं प्रवासी पक्षियों की। अक्सर देखा जाता है कि प्रवासी पक्षी बाहर से आते हैं। कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिनमें आते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ पक्षी जैसे पिनटेल, बतख, करलिऊ, फ्लैमिंगो, आस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आती है। अब आगे अभ्यास प्रश्न दिया गया है, तो देखते हैं अभ्यास प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका सही उत्तर होगा मानसूनी पवन। मानसूनी पवन भारत में वर्षा लाती है और यह कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा कि सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, फिर वर्षा ऋतु, वर्षा का मौसम, और प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। तो अब आगे देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, जैसे वे पेड़ पौधे जो मनुष्य की बिना सहायता से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं।
अब भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की, चौथा क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए। तो हमने अभी पढ़ा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय, उसके बाद है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, फिर कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, 5 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और सदाबहार वन, पतझड़ में क्या अंतर है, इसको आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। उष्णकटी वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ष भर हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है और वहाँ वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है। अब आगे देखते हैं, सही का निशान लगाना है। अब आगे देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, मौसिनराम। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं, इसका सही उत्तर होगा खारे जल में। महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। उसके बाद जंगली बकरी, हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय के क्षेत्र में। आगे चलते हैं अब। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं, तो समुद्र से स्थल की ओर। आगे देखते हैं, खाली स्थान भरना है। तो इसमें है, गर्मी के दिन के समय शुष्क एवं गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के समय में मौसम अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में ये लौटते मानसून के मौसम में अधिक मात्रा में वर्षा होती है, लौटते मानसून। गुजरात के वन का निवास होता है, यहाँ गिर हो जाएगा, गिर। उसके बाद एशियाई शेरों का निवास होता है। उसके बाद मैंग्रोव की प्रजाति है सुंदर मैंग्रोव वन की प्रजाति है। फिर इसके बाद हो गया, आगे का क्वेश्चन है, को मानसून वन कहा जाता है।